दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की इतिहास जो किताब है उसका अध्याय 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके एमसीक्यू देखेंगे। उस पाठ के एमसीक्यू के सिवाय अति लघुरात्मक प्रश्न भी देखेंगे, बहुवैकल्पिक भी देखेंगे और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी देखेंगे। मतलब एक तरीके से ये सारा पाठ आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन पर प्रश्न है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फ्रांस की राजधानी है। कौन है फ्रांस की राजधानी? पेरिस, अबू धाबी, वॉशिंगटन डीसी, लंदन। अब इसका जवाब तो आपको कमेंट में देना है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है आरपी स्टडी। एक अच्छी लाइन से इसको शुरू करते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मतलब कि जो अपनी ज़िंदगी होती है वो उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी हो। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। ज़िंदगी में दर्द सबका एक ही होता, मतलब कि ज़िंदगी में दर्द तो सबके आते हैं, पर जो उन दर्दों से निकल कर जो हौसला होता है दर्दों से निकलने का, वो सबका अलग अलग होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको हताश होकर बिखरना नहीं है, आपको संघर्ष करके निखरना है, नाम रोशन करना है और 10वीं में 90+ नंबर लाने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब कि एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न है हमारे लिए कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? ये नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण 1797 में किया था। और अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया पर भारी परिवर्तन लाई? तो वह थी राष्ट्र राज्य का उदय, क्योंकि उस सारे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल गई जिससे कि वहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुए। तो 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाने वाली जो परिवर्तन लाए थे, सबसे ज़्यादा कौन सी विचारधारा ने परिवर्तन लाए थे? तो वह थी राष्ट्र राज्य का उदय। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता में नहीं था? तो नेपोलियन की संहिता में आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक है जन्म पर अधिकार, सुविधाओं का न होना, मतलब कि जन्म पे अधिकार, जन्म पर आधारित अधिकार मतलब सुविधाएं नहीं होना, संपत्ति का आधार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, कानून के समक्ष सब समानता। तो इसमें सही आंसर है कि सबके लिए वयस्क मताधिकार। सबको नेपोलियन ने वयस्क मताधिकार नहीं घोषित किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को नहीं किया और 21 साल से छोटे उम्र वाले व्यक्तियों युवाओं को भी नहीं दिया। और मतलब कि सबको नहीं दिया है, बात यही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित हुई? मतलब जो वियना सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रिया के शहर में, वियना शहर में, उसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। तो वो सम्मेलन कब हुआ था और वो किस लिए हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है जल्दी जल्दी। और 1815 में हुआ था वो। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो वह संबंधित है ड्यूक मेटरनिक, क्योंकि इसने इसकी मेजबानी की थी। ये ऑस्ट्रिया में हुई थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर इससे संबंधित है। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? नेपोलियन ने जो जो चीजें जीती थी उनसे उसने काफी प्रभाव राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाए। उन कदमों को वापस लाना कौन सी संधि में हुआ था? तो वो हुआ था वियना की संधि में।
वियना की संधि पर यदि प्रश्न आ जाए, टिप्पणी लिखे, तो आप ऐसे लिखना कि वियना की संधि 1814-15 में ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हुई थी, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिख थे। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि जो नेपोलियन ने युद्धों के दौरान बदलाव लाए थे उनको ख़त्म करना था। इसमें बहुत सारे यूरोप के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग भी लिया और यही टिप्पणी लिखनी है। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप में जुकाम हो जाता है? ये तो मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख ने कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि ये बार बार जो गणतंत्र के लिए अभिव्यक्ति होती है वो फ्रांस से ही होती है। 1790 की क्रांति, फिर 1814 की क्रांति, फिर 1848 की क्रांति, ये सब क्रांतियाँ इनकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। इसलिए उसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है, मतलब जब फ्रांस में गणतंत्र के लिए कोई आवाज़ उठती है तो पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी? वो संधि थी कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तरी आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का जो आंदोलन चल रहा था, तो प्रोटेस्टेंट मतलब उनके विरुद्ध कैथोलिक का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था वोल्ट फेटोन ने। ये देखो प्रश्न घुमा के दिया है। अब बच्चे यहाँ सोचेंगे कि प्रोटेस्टेंट का तो किसी और ने किया था, फिर तो ये इस प्रश्न को सही पढ़िए कि प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध कौन था? सबसे बड़ा आंदोलन प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध कैथोलिक था। कैथोलिक का जो नेतृत्व किया था वही था। अगला प्रश्न है कि एमसीक्यू का आखिरी प्रश्न है कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई तराजू हाथों में लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वह है न्याय का प्रतीक है। और अगला प्रश्न है एक अंक वाले प्रश्न है, और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो भी देख ले, क्योंकि उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो आगे देखता है पढ़ता है तब ये ऐसे प्रश्न उसके आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न यही है उसके लिए। अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? तो वह एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 4 चित्रों की रचना की थी, 1848 में की थी। और अगला प्रश्न है अर्नस्ट रेनन कौन था? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया था, जो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। अगला प्रश्न है कि मोंटेस्क्यू की किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो वह था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन किया उसने। और 5वां प्रश्न है कि कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है? तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति, जो 1790 में हुई थी। ये हुई थी 1790 में। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैथसेनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताओ। तो वो 2 संगठन थे यंग इटली और यंग यूरोप। और लगभग ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि मैथसेनी पर आप टिप्पणी लिखो। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर आप इसके बारे में सोच के रखना। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में परिवर्तन लाए? तो वह थी राष्ट्रवाद की भावना, मतलब राष्ट्र राज्य का उदय। और बाल्कन क्षेत्र में निवासियों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था स्लाव। और वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी 1814 के अंत में और 15 की शुरुआत में, मतलब उसको 1815 ही माना जाता है। अगला प्रश्न, 1815 में वियना संधि
से किसका संबंध है? हमारे लिए प्रश्न है कि वो वियना संधि से संबंध किसका है? तो सबको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी ड्यूक मेटरनिख की, क्योंकि उस समय प्रधान देश था ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के अंदर ये संधि हुई और ऑस्ट्रिया का चांसलर इसके लिए मुख्यतः था। फिर अगला प्रश्न है कि नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वह वियना संधि का उद्देश्य था, जो 1815 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मतलब जो मेजबानी थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। और किसने कहा था कि जब फ्रांस से सीखता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है? तो यह प्रश्न का जवाब भी ड्यूक मेटरनिख है, क्योंकि उसने यही कहा था, क्योंकि सारी गणतंत्र की अभिव्यक्तियां फ्रांस से शुरू होती है। तो 2-3-4 बार फ्रांस पे क्रांति हुई, तो बाद में उसने ये कहा था। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी? वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, जिसने यूनान जैसे देश को स्वतंत्रता की मान्यता दी। फिर अगला प्रश्न है कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने ये पहले ही बताया था कि कैथोलिक का जो प्रमुख नेतृत्व था वो था वोल्फ टोन के हाथ में, और आंखों से बंधी हुई पट्टी बांधे हुए दोनों तराजू में हाथ लिए महिला का क्या प्रतीक था? तो वह थी न्याय का प्रतीक था। अब आप थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हो कभी कभी, तो ये लाइनें देखिए कि यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, मतलब यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, एक जुगनू सा दिल में जागना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली पूछा चिड़िया से कैसे बनाया अपना आशियाना, तो वह बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मतलब यही है कि जो मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए तिनका तिनका उठाकर अपना घर बनाना पड़ता है, और बार बार उड़ना पड़ता, मतलब बार बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा होती है? तो प्रश्न तो ये साफ ही है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने तो उन्होंने नए राष्ट्रीय चिन्ह बनाए और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था मतलब लोकतंत्र लाया, और नई चिन्ह लाए, मतलब वो चिन्ह लाए ना, टूटी हुई हथकड़ी, आँखों पर बंधी हुई पट्टी, हाथों में लिए हुए तराजू, ये सभी, और राष्ट्रभाषा को बढ़ावा दिया। कमेंट करके बताओ कि फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा क्या थी, जिससे उसके नाम का ही उद्भव हुआ है, फ्रेंच भाषा उसकी राष्ट्रभाषा है। और एक पॉइंट और था कि समान भार की व्यवस्था भी थी। तो नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था को आधुनिक, कुशल और तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। बताना में यही है कि नेपोलियन ने जो राजनीतिक बदलाव किए उससे क्या प्रभाव पड़ा। तो नेपोलियन की जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो नेपोलियन की संहिता से पड़ा था। उसके अंतर्गत क्या थे? एक तो था ग्रामीण प्रशासनिक सुधार किया उसने, ग्रामीण प्रशासनिक सुधार किया। दूसरा शहरों के क्षेत्रों में सुधार किया और व्यापार के क्षेत्रों में सुधार किया। क्या क्या सुधार किए वो बाद में हम देखेंगे, एक एक बार देख लेते हैं कि शहरों उसने व्यापार में सुधार किए। तो उसने जगह जगह लगते थे शुल्क, टोल नाके हमारे आसान भाषा में, तो उन टोल नाकों को उसने बहुत ही कम कर दिया, एक राष्ट्र में एक टोल नाका। दूसरा, उसने शहरों में बहुत सारी विकास की योजनाएं चलाई, फिर उसने बहुत सारा विकास किया। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई? मतलब जो राष्ट्रवाद आया यूरोप में, उसमें
संस्कृति ने किस प्रकार भूमिका निभाई, तो उसमें कला, काव्य, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। मतलब उन्होंने जो संगीत थे, कला थी, शिक्षा, नाटक, उन सब से कहानियाँ सुना कर उनके अंदर जो अंदर की जागृति होती है उन्हें मोटिवेशन दिया, और लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य और स्थानीय बोली और लोक साहित्य पर बल दिया, और भाषा को भी उन्होंने बल दिया। इन सब के तौर पे इसका एक उदाहरण देखते हैं कि जो एक राष्ट्र है पोलैंड, जो रूस के दक्षिण में स्थित है, रूस के पश्चिम में स्थित है, छोटा सा देश है। उस पर रूस ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर रूस ने वहाँ उसकी जो स्कूलें थी वहाँ पर उसने रूसी भाषा को लागू कर दिया। जो रूसी भाषा नहीं बोलेगा उसको उस देश से निकाला दे दिया जाएगा या फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। फिर भी वहाँ लोगों ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। उससे जिन्होंने जो रूसी भाषा का बहिष्कार किया उनको साइबेरिया भेज दिया, बहुत सारा दंड दिया, पर लोग नहीं हटे। उन्होंने अपनी संस्कृति पर अटल रहे। फिर आखिर में हार कर रूस ने उन सब के प्रतिबंधों को हटा दिया और बाद में पोलैंड एक राष्ट्र बना जो आज विकसित देशों के अंतर्गत आता है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें तो जर्मनी आरंभ में विलियम प्रथम ने प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। पहला पॉइंट है कि विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। तो शुरुआत उस समय से होती है कि जो विलियम प्रथम थे वो प्रसा के राष्ट्र बने, क्योंकि शुरुआत में जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रसा का था, जो सबसे बड़ा राज्य था। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। उसने ही लगभग पूरा एकीकरण करवाया था। और वियना कांग्रेस सम्मेलन में जब फ्रांस की स्थिति कमज़ोर हुई थी तब इसने काफ़ी फ़ायदा उठाया था। एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं भी थी और बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि को पराजित किया। ओटो वॉन बिस्मार्क ने इन सब को अपने छल कल और कूटनीति से इन सब को पराजित किया। फिर विश्व शक्तियों पर तटस्थ किया और एकीकृत जर्मनी के राष्ट्र के रूप में उसको उभारा। फिर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या थी, तो पहले तो हम इसकी एकीकरण की प्रक्रिया देखते हैं। तो एकीकरण की प्रक्रिया 1832 में काबूर, ये एक बहुत ही कूटनीति व्यक्ति था जो सार्डिनिया पिडमांट का एक प्रसिद्ध मंत्री था, पर इसे जो इतावली भाषा बोलने वाले लोग थे उन सब का एकीकरण चाहिए था, पर ये नहीं चाहता था कि इसमें लोकतंत्र आए, इसके अंदर राष्ट्र के अंदर गणतंत्र स्थापित हो। फिर भी उसने ये सोच के किया था कि सारे इतने बड़े भूभाग पर मेरा अधिकार होगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री बना, वो प्रधानमंत्री बना। शुरुआत उस समय से होती। फिर फ्रांस ने संधि की, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से संधि की उसने, और ऑस्ट्रिया को पराजित करके 1859 में लॉम्बार्डी है यहाँ पर, लॉम्बार्डी राज्य मिला। फिर द्वितीय शरण क्या था, तो द्वितीय शरण ये था कि मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि को जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय किया। ये राज्य के नाम थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसने उसके अंदर ये टस्कनी ये राज्य इसको उसने अंतर्गत लिया। फिर 1860 में गैरिबाल्डी द्वारा सिसिली और नेपल्स पर विजय किया। सिसिली जो दक्षिणी हिस्सा था इस देश का, उस पर इसने अधिकार कर लिया। उस पर पहले स्पेन के बूर्बो वंश का शासन था। अब बूर्बो वंश को पता था कि जो पहले उसने क्या किया कि लोगों के अंदर, किसानों के अंदर भावना भरी राष्ट्र के लिए,
पर एक रोचक बात ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि इतावली क्या था। तो उसको इतावली की जगह उसको इटालिया सुनाया। तो उसने लोगों ने सोचा कि उनकी जो मतलब राजा की पत्नी थी उसका नाम था ला टालिया। तो उन्होंने सोचा कि ये जो जीता हुआ प्रदेश होगा वो हमारी राजा की रानी को भेंट के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने इटालिया को ला टालिया बना दिया। फिर इन्होंने तो किसानों ने जनमत संग्रह किया और पूर्व वंश भाग गया। फिर चतुर्थ चरण क्या था कि वेनेशिया व रोम पर अधिकार किया। ये रोम था पोप के अधीन। और 1871 में पोप के समझौते के बाद में इटली का संपूर्ण एकीकरण का उदय हुआ। आखिर में 1871 में पोप ने समझौता किया, उसके अंतर्गत ये पूरा उसके अधीन आ गया। अब क्या क्या बाधाएं थी? तो बाधाएं थी कि राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास है। मतलब कि वो जो राजनीतिक विखंडन हो गया था उसका एकीकरण के लिए लंबा इतिहास है, काफ़ी साल लग गए। विदेशी शक्तियों पर आधिपत्य था। जो इटली के जो क्षेत्र थे उन पर विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था और पोप का भी शासन था। और पोप धर्म गुरु था ईसाइयों का। मतलब इस पे हमला करोगे तो पूरे ईसाई देश उस पे आ जाएंगे। और वहाँ पर फ्रांस की जो सेना थी वो एनी टाइम तैयार रहती थी। और वियना कांग्रेस और अनुदारवादी शासन। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? मतलब कि इनका कहना है कि जो ये राज्य बना बहुत भाई ब्रिटेन, सब में क्रांति हुई, सब लड़ाई हुए, पर ये कहा कि कैसे बना? तो ये कहा एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये लंबी प्रक्रिया किस प्रकार है, इसको लंबी प्रक्रिया को बताइए। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार थी, ये किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं था, यह लंबी चलने वाली एक प्रक्रिया का नतीजा था। तो पहले नृजातीय शासन, नृजातीय पहचान, राष्ट्र के लिए अहमियत व सत्ता में वृद्धि हुई। 1668 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। 1668 में राजतंत्र से सारी ताकतें छीन ली गई थी। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व 1707 में उन्होंने एक संधि करके स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले लिया। फिर 1801 में आयरलैंड पूरा नहीं था, उत्तरी आयरलैंड को बलपूर्वक अपने अंदर शामिल कर दिया और नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ और आंग्ल संस्कृति का दबदबा हुआ। यह आंग्ल संस्कृति थी वो इंग्लैंड की थी। अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के कौन कौन से कारण उत्तरदायी है? तो राष्ट्र राज्यों का उदय, पहला क्या क्या उत्थान हुए थे? तो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, मतलब यूरोप में जब राष्ट्रवाद आए तो इसके क्या क्या फायदे हुए? तो इसमें सब गणतंत्र बन गए, लोकतंत्री सिद्धांतों का बढ़ावा हुआ और राजनीतिक, लोकतांत्रिक और आर्थिक समानता हुई और अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग हुई और निरंकुश राजतंत्रों की क्रांति में प्रक्रिया। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है कि जो राष्ट्रवाद है उसके क्या क्या फ़ायदे हुए। तो ये 5 फायदे हुए मुख्यतः। और फ्रांसीसी क्रांति ने केवल फ्रांस पर नहीं अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। क्या समीक्षा करें इसकी, क्या समीक्षा करने के फ्रांस का क्या क्या प्रभाव हुए? तो फ्रांस ने क्या क्या प्रभाव डाले? लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की, लोक कल्याणकारी कार्य किए, समानता, स्वतंत्रता और प्रभुत्व के नए समाज की नींव डाली, नवीन कानून संहिता लागू की, नेशनल असेंबली का गठन किया, आर्थिक एकीकरण हुआ, कानून के समक्ष सबकी बराबरी हुई और संपत्ति के आधार पर सुरक्षित किया। तो इसके माध्यम से एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उदारवादी विचारधारा प्रारंभ हुई, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, संस्कृति और भाषा की भूमिका हुई और जन विद्रोह हुआ। मतलब इन सब को देखकर दूसरे लोगों के अंदर भी विचार आया कि ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
1804 में नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करें। तो 1804 में जो नागरिक संहिता आई थी उसमें जो नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, उसके क्या क्या प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान था कि जन्म पर आधारित सुविधाओं को समाप्त किया, संपत्ति के आधार पर संपत्ति के अधिकार को बहाली दी, जमींदार व सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यातायात और संचार की व्यवस्था में सुधार लाया, नाप तोल के पैमाने को एक कर दिया। अगला प्रश्न है कि यूरोप में कुलीन वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी। तो वह भूस्वामित्व था, उस पर वो जागीरदार की तरह था। कूटनीति भाषा थी, आपस में वैवाहिक संबंध थे, उच्च वर्गों में के बीच में फ्रांस का प्रयोग था। मतलब उनके पास ज़मीन थी, गांवों में उनके पास ज़मीन थी, शहरों में उनके पास हवेलियाँ थी, और वो राजनीतिक रूप से उनके पास अधिकार थे, वो कोई कर नहीं देते थे, और वो आपस में विवाह संबंध भी थे। और बड़े स्तर पर जब उनकी मीटिंग होती थी तब वे फ्रेंच भाषा में बात करते थे। 1815 में वियना संधि का उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जो वियना सम्मेलन हुआ था तो इसका जो क्या प्रस्ताव हुए थे। तो उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य स्थापना हुई, दक्षिण में जेनोवा और पिडमांट को साथ में ला दिया गया, पर्सा के पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, और पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया। ये सब किस लिए किया था? ये सब फ्रांस को काउंटर करने के लिए किया था, क्योंकि चारों तरफ से जब फ्रांस को घेर लिया जाएगा तब फ्रांस कुछ नहीं कर पाएगा। तो यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदेश क्या थे? कानून के समक्ष समानता। क्या क्या उनके मतलब जो यूरोप में उदारवादी लोग, उनके क्या क्या आदर्श थे, वे क्या क्या मानते थे? तो कानून के समक्ष समानता थी, सबकी समानता थी। उनका मानना था कि सब कानून के समक्ष समान हो, और वयस्क मताधिकार के पक्ष नहीं हो। मतलब कि कहा जाए कि वयस्क मताधिकार हो, फिर वहाँ पर महिलाओं को वोट ना दिया जाए, और 18 साल से 21 साल जिसके पास वो से मत देने के लिए भी पैसे चुकाने पड़े, ऐसे कुछ कानून ना हो। फिर है बाजार की स्वतंत्रता और राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजियों की प्रवाह में लगे प्रतिबंध को समाप्त करें। और अगला प्रश्न है कि औद्योगिकरण की वृद्धि किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसने यूरोप को सामाजिक और राजनीतिक रूप से बदल दिया। कैसे बदला? तो उसने पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिकरण, उत्पाद में वृद्धि हुई थी। मतलब कि जो पश्चिमी देश थे, पश्चिमी यूरोप ही समझो आप मुख्यतः। तो यूरोप की चर्चा करें तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, तो उसके अंतर्गत जहाँ ज़्यादा औद्योगिकरण होगा तो वहाँ ज़्यादा उत्पाद भी होगा, तो शहरों का विकास हुआ, वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। जहाँ ज़्यादा उत्पाद होगा तो वहाँ ज़्यादा पैसे होंगे, तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी होगी, तो अच्छी क्वालिटी हुई तो शहरों का निर्माण हुआ, श्रमिक व मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पहले क्या कमी थी कि कुलीन वर्ग के पास ही पैसे थे, फिर वो मध्यम वर्ग के पास पैसे आ गए तो एक नया धड़ा तैयार हो गया। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्त विचारों पर लोकप्रियता हुई। सब ये चर्चा करने लगे कि कुलीनों को ज़्यादा अधिकार ना दिए जाए, वो हम पर राजनीतिक रूप से अधिकार किस तरह से प्राप्त करते हैं, उनके पास पैसे है इसलिए वे हमारे ऊपर राजनीतिक रूप से अधिकार क्यों कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिकाएं थीं? तो वे समाचार पत्रों पर का प्रकाशन करती थी। महिलाएं ही न्यूज़ रिपोर्टर मतलब वो अखबार लिखती थी, और मताधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था।
मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष कर रही थी। उसने उस टाइम तक मताधिकार नहीं प्राप्त था, इसलिए वो उस टाइम तक संघर्ष कर रही थी और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेती थी। उन्हें भी राजनीति में हिस्सा लेती थी। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? तो 19वीं सदी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर आई थी उसके क्या कारण थे? तो उसके कारण थे कि क्योंकि उस समय राजतंत्र था, तो राजतंत्र जनता पर अत्याचार करता था। तो जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन की व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, उदारवादी विचारों का भी प्रभाव हुआ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका हुई, मतलब लोग उस समय तक पढ़े लिखे नहीं थे। जब लोग पढ़े तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा भी कोई शासन प्रणाली ला सकते हैं जिसमें जनता का भी योगदान हो, इन तानाशाहियों का क्या योगदान हो। फिर अगला प्रश्न है कि 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों पर 3 प्रभावों पर विस्तार से लिखिए। 3 प्रभाव: वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह। ये प्रश्न थोड़ा रॉन्ग है। 70वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? पितृभूमि और नागरिक विचार। उन्होंने कहा कि जो हमारी जमीन है और हमारी नागरिक है और हमारी जमीन है, तो इस पे तानाशाहियों का क्यों अधिकार है। नए राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध किया और राष्ट्रीय भाषा बनाई और एक समान भार और माप तोल के व्यवस्था की। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। तो नेपोलियन की संहिता लागू की थी जिसमें बहुत सारे काम किए थे नेपोलियन ने अपनी संहिता में। फिर ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को में सुधार किया, शहरों में उसने सुधार किया और व्यापारों में भी सुधार किया। उसने रेल पटरियाँ बिछाई, उसने संचार के अच्छे माध्यम किए और उसने जो बड़े राज्य थे उनमें उनके अंदर प्रांत बनाए, उनको राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाया और उसने बहुत सारे यूरोप पर अधिकार भी किया। ये प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करें। तो यहाँ संपत्ति का अधिकार की बहाली थी, जमींदारों की संपत्ति की व्यवस्था की समाप्ति थी, यातायात और संचार की व्यवस्था को सुधार किया था, जन्म पर अधिकार उनको समाप्त कर लिया था उसने नेपोलियन ने। यानी कि नेपोलियन ने जो 1804 में संहिता लाई थी उसने राजनीतिक रूप से बहुत सारे सुधार किए। फिर है यूरोप के कुलीन वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी। तो वह जीवन जीने के लिए उनके पास समस्त शैली थी, क्योंकि वो गांव में उनके पास ज़मीनें थी और शहरों में उनके पास हवेलियाँ थी और भूस्वामित्व था उनके पास। उनके अधीन बहुत सारी ज़मीनें थी। फिर कूटनीति भाषा थी, वो कूटनीति नंबर 1 थे और वो कूटनीति भाषा अर्थात फ्रेंच में ही बात करते थे। फिर आपस में वैवाहिक संबंध भी थे, मतलब कि कुलीन से शादी करता था, दूसरी जाति वातिया से नहीं करता था, जैसे कि दूसरों के अंदर अपनी। अगला प्रश्न है कि यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्पित राजनीति, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? यूरोप में उदारवादियों ने उनकी क्या क्या मान्यताएं थी? तो वो चाहते थे कानून के समक्ष सभी समान हो, वयस्क मताधिकार पर पक्ष नहीं हो, बाजार अच्छी तरह से चले और पूंजी के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाए। 1815 की वियना संधि का उद्देश्य बताइए। तो इसके 4 उद्देश्य थे, आप पढ़ सकते हैं कि एक तो उत्तरी नीदरलैंड, मेन उद्देश्य यही था कि जो नेपोलियन ने किया काम, राजनीतिक उलट पलट लाई है, उसको सामान्य करना था और फ्रांस में ऐसी दोबारी क्रांति ना हो, इसलिए उसके चारों ओर से उसको घेर रखा था। उसको घेरने के लिए उन्होंने उत्तर में नीदरलैंड का साम्राज्य की स्थापना की, मतलब बेल्जियम और उनको मिलाकर एक नीदरलैंड राष्ट्र बनाया।
दक्षिण में जेनोवा और पिडमांट को एक साथ मिला दिया और प्रशा के पश्चिम में नए क्षेत्र दे दिए और पूर्व में पोलैंड को रूस का हिस्सा दे दिया। औद्योगिकरण की किस वृद्धि ने विकास प्रकार यूरोप को सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? तो उन्होंने पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों में विकास और वाणिज्य वर्गों में उदय हुआ और श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय हुआ। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति और विचारों की लोकप्रियता हुई। मतलब कि इससे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और अगला प्रश्न है 1815 से 1914 तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 किस प्रकार हुए थे? तो वस्तुओं का प्रवाह हुआ था, पूंजी का प्रवाह और लोगों का प्रवाह। यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिकाएं थी? तो वे भूमिकाएं स्वयं को राजनीतिक संगठन बनाए, स्वयं खुद ने बनाई महिलाओं ने मिलकर, और समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए, फिर राजनीतिक बैठकों द्वारा प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया उन्होंने। और आज उन्हें काफ़ी मेहनत के बाद में मताधिकार मिला था। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में यूरोप की राष्ट्र की लहर का क्या कारण था? तो जनता पर अत्याचार हुए, निरंकुश शासन की व्यवस्था थी, उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ था, स्वतंत्रता समानता का बंधुत्व का नारा था, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिकाएं थी। ये सभी कारण थे कि जनता पर अत्याचार हो रहा था, निरंकुश शासन की व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय राजतंत्र था और राजतंत्र भी अंतिम चरम पे था। वो अत्याचार कर रहा था जनता पर, इसलिए तो उसकी नौबत आई। जो अच्छे से काम करता तो क्या प्रॉब्लम होती, इसलिए ये सब हुआ।